हेलो नमस्कार। मेरे देश के भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की साइंस का जो है बायो काम पढ़ा चुके हैं। आप लोग को फिजिक्स वाला पैटर्न में जितना आता है उतनी की हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मेरा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पहले पार्ट देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं फिजिक्स में क्या फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या चीजें पूछता है उसके बारे में। तो साथियों, अभी साइंस का जो फिजिक्स का पैटर्न होता है उसमें सबसे पहला जो आता है वो भौतिक मापन से आता है। भौतिक मापन में क्या समझना है, तो भौतिक मापन से कितनी भौतिक मूल राशियां होती है, उनमें एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में उनके मात्रक कौन कौन से होते हैं, यही सब क्वेश्चन आता है। बहुत नॉर्मल साइंस होती है तो यही से क्वेश्चन आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जो भौतिक मापन होता है ये मूल रूप से जो राशियां होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। जैसे लंबाई है, जैसे लंबाई 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 और द्रव्यमान द्रव्यमान समय द्रव्यमान समय समय और बात करें, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इसके बाद ताप हो गया, इसके बाद ताप, इसके बाद इधर हम मात्रा की भी चर्चा करेंगे कि मात्रक इनके कौन कौन होते हैं। एसआई मात्रक की हम चर्चा करेंगे कि इनके एसआई मात्रक कौन कौन से हैं। तो देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। यही सब पूछेगा क्वेश्चन साथियों। समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसके बाद तापमान का मात्रक होता है केल्विन। इसके बाद ज्योति तीव्रता आती है, ज्योति तीव्रता आती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है साथियों कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला होता है, कैंडिला होता है। इसके बाद भी पूछेगा पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है, तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये पूछेगा कि पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं, तो पदार्थ की मात्रा मोल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, मोल में। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और एक हमारे पास और होती है विद्युत धारा। एक कौन होती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, धारा इसकी क्या होती है साथियों, तो इसकी होती है विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होती है। तो आप लोग से पूछेगा भौतिक मूल राशियों के एसआई मात्रक के बारे में कि कौन कौन से उसके मात्रक होते हैं। जैसे हम बता दें कि लंबाई का मात्रक पूछेगा तो बताना मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड। इसी तरह से आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा। ये था पहले चैप्टर से क्या पूछने वाला है उसके बारे में। अब हम लोग साथियों दूसरा चैप्टर देखते हैं। अब इसके लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर में हम लोग को समझना है साथियों गति के बारे में। कौन सा चीज पढ़ना है, गति के बारे में। तो शुरू करते हैं। गति, गति में क्या समझना है, सबसे पहले गति की परिभाषा याद रखिएगा कि गति की परिभाषा क्या होती है, यानी कि गति कहते किसको है उसके बारे में आप लोग को याद रखना है। गति किसे कहते हैं, तो गति के बारे में आप लोग को याद रखना है। गति, गति, ठीक है। गति किसे कहते हैं साथियों, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे हैं, हम जब यहाँ से डोल करके यहाँ आए, इस उस साइड से चल के यहाँ आए, तो हमारे स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति में परिवर्तन के दौरान हमने कुछ समय लिया होगा, माने यहाँ से यहाँ आने में हमको कुछ समय लगा होगा। तो जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो इसी परिवर्तन को गति कहते हैं। क्लियर हो गया, तो समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। क्लियर। जिस तरह से आदमी कोई भी आदमी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो उसको स्थानांतरित होने में कुछ समय लगते हैं, तो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। ठीक है, तो गति हो गया। इसके बाद समझना है गति के नियम के बारे में। गति का नियम, ठीक है, गति के नियम, न्यूटन की गति का नियम या गति के नियम पढ़ना है। ठीक है, तीनों नियम पढ़ना है। गति के कितने नियम है, 3 नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम समझते हैं। प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसी को। तो प्रथम नियम कहिए या जड़त्व का नियम कहिए, इसी को बोला जाता है जड़त्व का नियम या प्रथम नियम। तो जड़त्व का नियम या प्रथम नियम क्या कहता है, कहता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई लतखोरी ना किया जाए, मतलब बाह्य बल न लगाया जाए। समझ रहे हैं, तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक कि क्या हो जाता है, वो वस्तु जो है अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी। इसी को प्रथम नियम या न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम इसी को बोला जाता है। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा नियम। पहला नियम क्लियर है, अब हम समझते हैं गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम,
गति का दूसरा नियम क्या कहता है साथियों? तो दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा ये बात। अगर आप दूसरा नियम लिख रहे हैं तो दूसरा नियम ये सूत्र लिख देंगे अब परिभाषा के साथ, तो बेहतरीन तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। यह बराबर यह होता है, यह क्या है? संवेग है। संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। या भी बोल सकते हैं कि बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा अनुपात होता है। दूसरा नियम के लिए तीसरा नियम समझते हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम समझना है कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? जब किसी वस्तु पर, जैसे यदि कोई इंसान इस पे अगर आकर के कस के थप्पड़ लगाए, तो दबा के अगर थप्पड़ लगाए इस पे माने चोट करे, तो उसको भी चोट लगेगी, रिटर्न भी उसको चोट लगती है। तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी उसी क्षण उतने बल हमारे ऊपर लगाती है। ठीक, इसी को हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसे याद रखिएगा कि इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी किसे कहते हैं? याद हो गया। इसके बाद इसका उदाहरण याद रखिएगा, जैसे रॉकेट लॉन्च वाला है। रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो क्या होता है? रॉकेट लॉन्चिंग के समय रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है तो पृथ्वी पर क्या होता है? एक बल कार्य करता है और पृथ्वी भी उसे तुरंत उसी बल से धक्का लगाती है और वो क्या हो जाता है? पलायन वेग से बाहर चला जाता है। तो वो हो गया न्यूटन की गति का तीसरा नियम, रॉकेट लॉन्च वाला। ठीक है, इसके बाद समझना है गति के प्रकार के बारे में। ठीक है, तीनों नियम याद रखिएगा, तीनों नियम की परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा पूछता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को याद रखना है गति के प्रकार। गति के प्रकार अगला है, गति के प्रकार। ठीक है, तो गति के प्रकार समझते हैं। गति के प्रकार में सबसे पहले रेखीय गति। कौन गति? रेखीय गति। रेखीय गति क्या होती है? रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक सीधी सड़क पर गति कर रही होती है तो इस प्रकार की वस्तु की गति रेखीय गति कहलाती है। जब किसी वस्तु की गति एक सीधी सड़क पर चल रही है, जैसे सैनिकों का परेड करते हुए सैनिक की चाल, रेखीय गति करते हैं। जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है तो वो भी क्या है? रेखीय गति का उदाहरण है। इसके बाद वृत्तीय गति। दूसरा कौन सा गति? वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति समझना है। तो वृत्तीय गति क्या होता है साथियों? वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर अपना गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कोलू चलाते हुए बैल। याद रखिएगा, ये उदाहरण आप लोग से पूछेगा कि कोलू चलाते हुए बैल की गति क्या होती है। तो कोलू एक स्थान पे बांध दिया जाता है और बैल क्या करता है? उसके चारों तरफ वृत्ताकार चक्कर लगाते रहता है। तो ये हो गया वृत्ताकार गति। और ग्रहों की गति क्या होती है? सूर्य के चारों ओर ग्रह जो घूमते हैं वो वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं, तो वो भी ग्रहों की गति क्या हो जाएगी? वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, इसलिए वृत्ताकार गति हो जाएगी। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं अगला घूर्णन गति। अगला कौन सा गति समझना है? घूर्णन गति। अगला गति घूर्णन गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं साथियों? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने धुरी पर या अपने अक्ष पर अपने धुरी पर चारों चक्कर लगाती है, यानी कि चारों ओर घूमती है, तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसलिए पृथ्वी एक घूर्णन गति करती है। और उदाहरण बात करते हैं लट्टू, देखेंगे लट्टू की गति कैसी होती है? लट्टू। ठीक है, तो लट्टू की गति भी कैसी होती है? घूर्णन गति का उदाहरण है लट्टू की गति। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग को समझना है दोलन गति के बारे में। कौन गति? दोलन गति क्या होती है? तो दोलन गति ये होती है कि जैसे यदि कोई भी अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करता है, जैसे ये दीवार घड़ी देखे होंगे, दीवार घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है, ये पेंडुलम इधर जाता है, फिर आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है, अपने माध्य स्थिति के इधर उधर का मतलब क्या? दाएं बाएं। तो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर। जैसे झुलुआ की गति क्या होती है? झूला झूलते हुए बच्चे की गति क्या होती है? दोलन गति होती है। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से दाएं बाएं गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। उदाहरण याद रहेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग को समझना है दोलन गति। क्लियर? तो गति में आप लोग को इतना गति समझना है। गति के बाद हम लोग को समझना है बल के बारे में। कौन सा? बल के बारे में समझते हैं। बल क्या होता है? बल को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा चाल पूछता है, चाल का सूत्र पूछता है। बड़ा आसान है, चाल का मात्रक, चाल का सूत्र। तो चाल बराबर क्या होता है साथियों? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय।
दूरी बटा समय। तो अभी बताया दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो 4 का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा। इसके बाद समझना है बल को, बल किसे कहते हैं, बल के बारे में समझना है, ठीक है साथियों। तो बल क्या होता है, बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाया जाता है। तो बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, धक्का या खिंचाव है। तो बल एक प्रकार का वह धक्का या खिंचाव है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, उसे बल कहते हैं। बल के बाद आप लोग को समझना है बल के प्रकार के बारे में। बल समझ लिए तो बल के प्रकार के बारे में समझना है, ठीक है साथियों। तो अब हम समझते हैं बल के प्रकार। देखिए बल तो वास्तव में दो ही प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक संपर्क बल, एक दूसरा असंपर्क बल। लेकिन आप लोग को ये तरीका नहीं समझना है। देखिए संपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, इनको भी देख लेंगे। असंपर्क के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, जैसे संपर्क बल की मैं बात करूं कि संपर्क बल में कौन कौन आ जाएगा, संपर्क बल। हालांकि बल जो है दो प्रकार का, कौन कौन सा, संतुलित बल, असंतुलित बल होता है। तो संतुलित और असंतुलित बल किसे कहेंगे, तो साथियों संतुलित बल क्या होता है कि जैसे यदि कोई पिंड है, संतुलित बल, हम संतुलित बल को समझा रहे हैं, इसके बाद समझाएंगे संपर्क और असंपर्क के बारे में। तो बल के प्रकार में, यदि बल के प्रकार में पढ़े तो सबसे पहले हम समझा रहे हैं संतुलित बल को। कौन बल, संतुलित बल। संतुलित बल ये क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, तो जैसे देखिए कोई यह पिंड है और एक यह पिंड है, इसकी तरफ से कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से भी कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो 10 न्यूटन इधर भी है, 10 न्यूटन इधर, ये इधर साइड में धक्का मार रहा है और ये लड़का खड़ा होकर के, कोई लड़का है इधर धक्का मार रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत धक्का मार रहे हैं, तो इसके स्थिति में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो संतुलित बल किसे कहेंगे। अच्छा इन दोनों का बल कितना होगा, क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बलों का जो परिणाम है वो कितना है, जो परिणाम है वो है 0 न्यूटन का, माने कि बल काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि 10 न्यूटन इधर भी है, 10 न्यूटन इधर भी है। तो जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करें और उनका परिणामी बल शून्य हो, उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करें और इन दोनों बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। इसके बाद साथियों समझना है असंतुलित बल के बारे में। कौन बल, असंतुलित बल के बारे में। असंतुलित बल किसे कहेंगे, जैसे यदि इस पे 10 न्यूटन का कोई बल लगा रहा है, अब हम इधर से कोई 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो इधर से कोई 10 न्यूटन का धक्का दे रहा है, इधर से 5 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का जो इधर से धक्का दे रहा है साथियों, वो 5 न्यूटन वाले की तरफ धक्का देगा तो 5 न्यूटन के बल से उधर चल जाएगा। कैसे, तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन, यानी कि इनका परिणामी बल शून्य नहीं है। तो जब शून्य नहीं आता है तो इसी प्रकार के बल को माफ करिएगा, इसी प्रकार के बल को क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो असंतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करें और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। अब साथियों हम समझते हैं संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल क्या होता है, जब कोई बल किसी सतह के संपर्क में आके लगाया जाता है तो वो संपर्क बल है, अब बिना सतह में आए लगा दिया जाए तो वो असंपर्क बल होता है। तो समझते हैं इनके दोनों के अंतर्गत कौन आता है, संपर्क और असंपर्क बल के अंतर्गत कौन आता है, संपर्क और असंपर्क बल के अंतर्गत कौन आता है। जैसे संपर्क बल के अंतर्गत कौन है, घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का कैसा बल है, संपर्क बल है। दो सतहों के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। और असंपर्क बल की मैं बात करूं, चुंबकीय बल, जैसे चुंबकीय बल है ना, चुंबकीय बल, जैसे यदि एक चुंबक यहाँ पे रखें और एक चुंबक यहाँ पे रखें, आपको पता है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्थ होता है, साउथ होता है। कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ होता है। दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब अपोजिट साइड आते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ वाला, साउथ नॉर्थ वाला, दोनों अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कहेंगे, या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब सेम साइड रहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर हटाते हैं। तो इसको देखेंगे तो चुंबक के साथ जब हम खेलते हैं तो चुंबक को कुछ दूरी पर रखेंगे तो भी दूसरा वाला चुंबक उसको खींच लेता है, माने संपर्क में आए बिना उसको खींच ले रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे, चुंबकीय बल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं विद्युत आवेशित बल, यानी कि विद्युत बल या विद्युतीय बल। ठीक है, कौन बल, विद्युतीय बल, विद्युत बल क्या होता है, तो विद्युत बल होता है, हम लोग बचपन में देखे होंगे, बचपन में क्या करते थे, ऐसे रगड़ते थे कलम को सिर पे, इसके बाद कागज का एक टुकड़ा लेके ऐसे चिपका देते तो चिपक जाता था। तो मेन रीजन क्या था, उसका रीजन पता उस समय तो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता हो रहा था कि उसमें हो क्या रहा था। जैसे ही हम रगड़े थे सिर में, कलम को रगड़े थे, तो उसमें क्या आ जाता था, आवेश उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, उसमें क्या आ जाता था, आवेश। जैसे ही आवेश उत्पन्न होता था तो वो क्या करता था, वो आवेश उस कागज को अपनी तरफ आकर्षित करता था।
ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करता था। वो भी उसको चिपकाते नहीं थे, हम दूर ही रखते थे तभी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो यही आवेश के कारण, यानी कि जब कोई आवेशित कण, कौन कण? आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आवेशित हो और जरूरी नहीं कि अनावेशित हो। कागज में आवेश थोड़ा था, लेकिन कलम में था। कलम में आवेश कैसे उत्पन्न हुआ था? सिर में रगड़े थे, तो रगड़ने से जो कलम में आवेश उत्पन्न हुआ था उसके कारण कागज चिपक रहा था। तो जब कोई आवेशित कण, अनावेशित कण किसको बोल रहे हैं? कागजवा को। तो अनावेशित कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस प्रकार के बल को विद्युत बल कहते हैं। क्लियर हो गया? इस प्रकार के बल को कौन सा बल कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। हो गया साथियों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गुरुत्वीय बल समझना है। गुरुत्वीय बल, इसी में कौन सा आ जाएगा? गुरुत्वीय बल आ जाएगा। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ठीक है। गुरुत्वीय बल नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर देख लीजिएगा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ठीक है साथियों। गुरुत्वीय बल, गुरुत्व माने क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है उसी को कहते हैं गुरुत्वीय बल। याद हो गया? अब ये भी असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। जैसे अब मैं अगर इस मार्कर को फेंकूं तो इस मार्कर को फेंकने के पश्चात ये नीचे आ रहा है, तो इस मार्कर के संपर्क में पृथ्वी थोड़ा, पृथ्वी से हम ऊपर उठाए हैं और मार्कर को जैसे ही छोड़े वो नीचे जाकर के गिर गया। मार्कर को यदि हम इस तरह से मार्कर लिए हैं और कोई भी मार्कर यदि हम इस तरह से लिए और उसे ऐसे नीचे छोड़ रहे हैं तो ये नीचे जाकर के गिर रहा है और ये पृथ्वी उसके संपर्क में नहीं है, फिर भी वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो असंपर्क, यानी कि जब कोई बल संपर्क में आए बिना उस पर कार्य करता है, कोई बल किसी वस्तु पर संपर्क में आए बिना लगता है तो वो असंपर्क बल, और अगर कोई बल किसी दो सतहों के बीच आकर यानी संपर्क में आके लगता है तो वो संपर्कीय बल होता है। आप देख सकते हैं कि संपर्क बल और असंपर्क बल किस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, आप लोग को समझा दिए बल के बारे में। इसके बाद समझना है साथियों पदार्थ के बारे में। हो गया, बहुत ही थोड़ा हम समझा दिया, आप लोग को समझाना है पदार्थ के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। कौन सी समझना है? पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं समझना है बस। इसके बाद देखिए, जितना हम समझाए हैं उतना अगर आप लोग को याद हो जाए तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न आप लोग का तैयार है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एक वीडियो ऑनलाइन के बाद खत्म, उतना देख लेंगे, आपका साइंस में 25 में 25 हो जाएगा, ठीक है, उतना हो जाएगा। अब हम समझते हैं साथियों किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है कि पदार्थ क्या होता है? जब कोई भी वस्तु जिनका कुछ न कुछ क्या द्रव्यमान हो और वो स्थान करती हो। जैसे ये मार्कर है, हम इस पे रख रहे हैं तो इसका कुछ न कुछ वजन होगा, उस पे रखे हैं तो ये रख रहे हैं तो ये स्थान कर रहा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया की यानी कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो और कुछ न कुछ वो स्थान घेरती हो तो वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे उदाहरण में पूछेगा कि निम्नलिखित में से पदार्थ है या नहीं है, तो बताइए प्रकाश कैसा? प्रकाश पहले पदार्थ है कि नहीं है? तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका द्रव्यमान नहीं होता है। अगर बात करें हम कलम की, तो कलम क्या है? कलम का कुछ न कुछ वजन होता है और कलम रखते हैं तो स्थान गिरता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? कलम जो है, मार्कर जो है, ये एक प्रकार का पदार्थ है। ईर्ष्या बताइए, ईर्ष्या, सुंदरता, ईर्ष्या, ये सब भाव है, ठीक है। ईर्ष्या बताइए, ये भी पदार्थ नहीं है क्योंकि ये क्या है? एक भाव है। तो याद रखिएगा कि कौन से चीज को पदार्थ कर सकते हैं, उसका कोई द्रव्यमान थोड़ा होता है। हम क्या 5 किलो हमसे जल रहे हैं, 10 किलो जलते हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं सुने ऐसा? तो इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। क्लियर है? आगे समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या समझेंगे आगे? पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पदार्थ की अवस्थाएं आप लोग को 3 पढ़ना है। कौन कौन सी पढ़ना है? तो ठोस पढ़ना है, द्रव पढ़ना है, गैस पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है साथियों। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझना है। देखिए साथियों, ठोस अवस्थाएं, द्रव अवस्थाएं, गैस अवस्थाएं। तो ठोस अवस्था क्या होती है? वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित हों, आकार और आयतन दोनों निश्चित हों, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे पदार्थ की ठोस अवस्थाएं कहते हैं। द्रव अवस्था किसे कहेंगे? तो साथियों देखिए, अगर हम पानी को ले रहे हैं तो पानी एक द्रव अवस्था के रूप में है, दूध एक द्रव अवस्था के रूप में है। उसे हम जैसे लिए, जैसे सपोज मान के चलिए कोई इस तरह से गिलास लिए और इस गिलास में पानी को डाल दिए तो पानी हमको गिलास की भांति दिखाई देता है, गिलास की तरह दिखाई देता है। अब हम इसी दूध को हम एक बीकर में ऐसे रख दिए तो जैसे ही इसको बीकर में रखेंगे ये बीकर की तरह हमको दिखाई देने लगेगा। माने कि पानी जो है, पानी को किसी बर्तन में रखते हैं तो वो उसका आकार धारण कर लेता है। तो आकार धारण कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका आकार क्या है? आकार क्या है? आकार अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। तो आकार अनिश्चित होता है। लेकिन एक बात बताइए, इस गिलास में यदि हम 200 ml, यदि इस गिलास में 200 ml
दूध लिए थे तो 200 ml दूध इसमें डाले हैं, तो ये 200 ml दूध को ही हम इसमें यदि डालें तो वो तो पतीले की तरह यानी कि इस बीकर की तरह तो दिखाई देगा, लेकिन क्या ये 2 लीटर हो जाएगा? क्या नहीं, जितना पदार्थ लिए थे उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो है स्थान जो है यानी कि इस बीकर में रखेंगे तो 200 ml के जितना ही इसमें स्थान घेरेगा, ठीक है। तो 200 ml के जितना ही इसमें स्थान घेरता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसका आयतन जो है निश्चित है कि 200 ग्राम है, तो इसमें भी 200 ग्राम के जितना ही आयतन घेरेगा, इसमें रखें तो उतना ही आयतन घेरेगा, बढ़ेगा थोड़ा, लेकिन इसका आकार चेंज हो रहा है। माने इसमें रखे तो गिलास में दिखाई दे रहा है, इसमें रखे तो बीकर में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। क्लियर? तो वे पदार्थ जिनका आकार क्या हो, आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। आप समझते हैं पदार्थ की गैस अवस्था। इनके कण दोनों नलायक होते हैं, यानी कि इनके ना आयतन निश्चित है और ना तो आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। तो वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो पदार्थ के गैसीय अवस्था कहलाते हैं। क्लियर हो गया? इनके उदाहरण याद रखिएगा एक पूछो, इसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं साइंस का पैटर्न। यहाँ से अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्नों को कर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं देखें तो मेरा विश्वास मानिए, मेरे 2 वीडियो से आप बढ़िया से सेमेस्टर में आप लोग साइंस का पेपर देके आएंगे 100%। एक वीडियो और लाएंगे जिसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। यदि हेल्पफुल लगी है तो साथियों इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को भी सहायता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।